हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत का वायरल क्वेश्चन। और ये जो वायरल क्वेश्चन है वो 2 दिनों से वायरल हो रहा है। क्या आपके व्हाट्सएप तक ये वायरल प्रश्न पहुंचा? नहीं पहुंचा तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी हम आपको बताने वाले हैं वे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में लड़ जाएंगे। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि प्रत्येक क्वेश्चन को समझ के और अगले दिन जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें हूबहू आप छाप के आ सके। तो देखते हैं कि संस्कृत से कैसे कैसे क्वेश्चन वायरल हुए हैं और इन क्वेश्चनों का जवाब क्या आप जानते हैं। आइए देखते हैं। इससे संस्कृत से जो पहला क्वेश्चन होता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने आ चुका है। अब इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। यह पहला क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र या फिर आपको बताना है धर्मशास्त्र। तो पहले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जवाब होगा तो पहले क्वेश्चन का हम आपको राइट आंसर बताएंगे कि उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र से लिया गया है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो आपको दिखता होगा दूसरे नंबर में। दूसरा प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। काफी अच्छा क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आसान पूछे भी जाएंगे। तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस प्रश्न का सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थर्ड को देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो आपको 4 ऑप्शन यहां भी मिलेंगे। पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में या फिर डी है किसी में नहीं। तो किसकी गुफा में आत्मा निहित है तो जीवों के शरीर रूपी जो गुफा है, जीव का जो शरीर है उसमें आत्मा जो होता है निहित होता है, ऐसा आपके लेखक का मानना है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर सी को। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने चौथे नंबर में है। चौथे का जवाब जानेंगे और समझेंगे इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में। तो कौमुदी जो आपके सामने महोत्सव है यह मनाया जाता है शरद ऋतु में। मतलब ऑप्शन डी जो होगा इस चौथे का सही आंसर होगा। चलिए पांचवा देख लीजिए। पांचवा प्रश्न आपके सामने वायरल प्रश्न में आ गया है और पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है। अब देखिए आपको यह उल्टा क्वेश्चन भी मिल सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के कौन से गुरु थे। तो उनका जवाब होगा आपका 10वें गुरु थे। यह भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु जो थे वो कौन थे। तो आपको जवाब देना होगा गुरु गोविंद सिंह। लेकिन यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म स्थान कहां था। तो जन्म स्थान उनका हुआ था पटना में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऐसे पटना साहिब नाम से वो जगह प्रचलित है जहां उनका जन्म हुआ था। सेकंड, इसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपके सामने है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। एशिया महादेश का, ये देखिए पहले आपको यह ध्यान देना है कि विश्व का आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया एशिया महादेश का। तो एशिया महादेश का सबसे जो लंबा पुल है वो आपका है महात्मा गांधी सेतु पुल, जो गंगा नदी पर बनी हुई है, जो पटना से हाजीपुर को जोड़ती है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर बनी हुई है। चलिए सातवां मिलाइए। सातवां का जवाब क्या देते हैं ये बताते हैं आपको। मुद्राक्षस ग्रंथ में किसकी शरीर की, किसके शहर की प्राचीनता का संकेत है। मतलब मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें किस शहर की प्राचीनता का संकेत दिया गया है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो इस 7वें का हम आपको राइट आंसर बता दें। इसमें संकेत मिलता है पाटलिपुत्र का, जिसका वर्तमान समय में नाम बना दिया गया है पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां देखते हैं। 8वां आपके सामने आ गया है। 8वें का जवाब समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती
परंपरा का उल्लेख किसने किया? अब देखिए थोड़ा सा विचार कीजिए प्रश्न को फिर से। अपनी रचना, मतलब अपनी रचना कौन? तो काव्य मीमांसा। तो आपको अगर यह पता होगा कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है तो सवाल का जवाब तो मिल गया आपको। अर्थात काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर जी का रचना है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नवा प्रश्न जानते हैं। नवा प्रश्न है कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? मतलब आपको यहां पर संधि विच्छेद करके दिया गया है और आपसे पूछा गया कि इसका संधि करें तो क्या होगा। तो शिव उपासक को अगर संधि करते हैं तो हो जाता है शिवोपासक, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 10 देखते हैं। 10 आपके सामने है कि महानगरम में कौन सा समास है? तो समास को बहुत अच्छे तरीके से हम समझा चुके हैं, जो आपको हिंदी में भी काफी ज्यादा कारगर हुआ है जो आज का एग्जामिनेशन था, और कल आपको संस्कृत में भी काफी कारगर होने वाला है। तो महानगरम, तो महानगरम जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास है, इससे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर समास की कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके भी आप आसानी से देख सकते हैं। 11 देखते हैं। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। उपसर्ग वैसा शब्दांश होता है जो शब्द के पहले लगता है। कहां लगता है? शब्द के पहले लगता है। तो प्राचीनतम में देखिए प्र सबसे पहले लगा हुआ दिख रहा है हमें, तो इसका हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। 11 का राइट आंसर होगा प्राचीनम में जो उपसर्ग है वो आपका है प्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 12 नंबर, और 12 का जवाब एक बार सभी लोग जानेंगे। सदैव में किन वर्णों का संधि हुई है? तो सदैव जो होता है अगर उसको हम खंड करते हैं तो मिलता है सदा जोड़ एव, मिल जाता है क्या? सदा जोड़ एव। अब देखिए सदा जोड़ एव में देखिए यहां पर आ मिला, यहां पर ए मिला, मतलब सदैव में हम कहेंगे आ और ए का मिलान हुआ है। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 13 का जानते हैं क्या जवाब होता है, यह समझते हैं। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मतलब बिना जो आपके सामने, इसमें कौन सी विभक्ति का योग हुआ है? इसमें जो विभक्ति हुआ है यह तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीया विभक्ति का योग हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 14 देखिए। आपको बताना है कि धारे रुत्तमम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मतलब 4 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, इसमें धारे रुत्रम जो है आपके सामने वर्ड, इससे किस सूत्र का स्पष्टीकरण हुआ है यह बताना है। तो इसमें इस सूत्र के आधार पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो आपके सामने हैं। दिनेशा सुरेशाय सत धार्यति, ऑप्शन सी जो होगा इस 14 का सही आंसर होगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के अनोखे और स्पेशल वीडियो आपको इस चैनल पर आराम से देखने को मिल जाएगा। काफी स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लाते हैं ताकि आपको काफी ज्यादा फायदा हो सके। 15 देखिए। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मतलब मुनि जो है काफी फेमस क्वेश्चन है। मुनि का तो शब्द रूप आपको पूरी जबान पर याद होगा। तो मुनि का तृतीय बहुवचन एक रूप, मतलब तृतीय वचन बहुवचन में बताना है क्या स्वरूप होगा। तो इसका जवाब हम बता दें, 15 का राइट आंसर होगा मुनिभी, मतलब ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का, इससे 15 का राइट आंसर होगा। चलिए 16 देख लीजिए। 16 आपके सामने है। आपको बताना है कि पिबती किस धातु का रूप है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन। पिबती, ये तो पिबती बना हुआ है पा धातु से, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। 17 देख लेते हैं। 17 हमारे सामने क्वेश्चन है कि साधव किस विभक्ति का रूप है? विभक्ति से काफी क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं और कल भी आपका विभक्ति से इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो साधव किस विभक्ति का रूप है? तो साधव जो है वो आपका विभक्ति है, वो है सप्तमी विभक्ति का रूप, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 18 को मिलाइए। 18 का जवाब जानते हैं, 18 का जवाब क्या होना चाहिए? प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? अस धातु जो है इसका लट लकार रूप बताना है। तो अस का लट लकार जो होगा वो हो जाएगा अस्ति, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। 19 देख लेते हैं, साथ ही साथ हम आपको 20 बता देते हैं। 19 क्या है?
वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में, तो वनिता में जो स्त्री प्रत्यय है वो है टाप। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 20 देख लीजिए, हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा? मतलब हन और कत्वा को जब एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा प्रत्यय बनेगा, यह आपको बनाना है। तो हन जोड़ कत्वा से बनता है हत्वा, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 21 को देखते हैं। 21 आपके सामने है और 21 क्या है कि मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा यह बताना है। काफी ऐसे ऐसे क्वेश्चन संधि के जो प्रत्यय से लिए गए हैं, ये प्रत्यय से लिए गए प्रश्न आराम से आपके एग्जामिनेशन में होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो मूल जोड़ ठक जो है इसका कौन सा पद बनेगा? तो इससे बनेगा आपका मौलिक। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 22 देखते हैं, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? याद रखिए कि लोट लकार में बताना है। तो लोट लकार एक वचन, सॉरी उत्तम पुरुष का एक वचन जो आपके सामने है वो आपका है तपानी। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 23 को देखते हैं। 23 का जवाब क्या होता है ये समझते हैं। 23 आपके सामने है कि पीतम, इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है या क्या होगा? तो पीतम का जो स्त्री प्रत्यय है या सॉरी प्रकृति प्रत्यय है, ये प्रकृति प्रत्यय आपको मिलता है 5 जोड़ सत्री, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 24 देखिए, किस शब्द में दा प्रत्यय है? दा, तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए दा किसमें है? यथा, इसमें है या नहीं आपको यह सूच करना है। तो इसमें तो नहीं है। मृत्युता, इसमें देखिए ता है, इसमें भी नहीं है। लेकिन एक दा, देखिए ध्यान से देख लीजिए, दा आपको दिख जाएगा, मतलब यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अर्थात 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 देखते हैं। 25 आपके सामने है कि धर्मान्तरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद अगर धर्मांतरम का करें तो धर्मांतरम का संधि विच्छेद आपको मिलेगा धर्म जोड़ अंतरम, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 26 देखिए, 26 आपके सामने क्वेश्चन है और प्रश्न है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव के बारे में हम आपको कितना बार बता चुके हैं। अव्ययी भाव का प्रथम जो पद होता है वो प्रधान होता है, या फिर प्रथम शब्द में आपको प्रति मिल जाएगा, यथा मिल जाएगा जो आपको दिख जाएगा, और ऐसे जब पद मिल जाते हैं तो आप समझ जाएंगे वो कैसा है, तो वो अव्ययी भाव समास है। तो इसमें देखिए यथाशक्ति डी ऑप्शन में मिला, मतलब इस प्रश्न का 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 देखिए, 27 आपके सामने प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन जो था वो कौन दिलवाता था यह बताना है। तो ऐसा देने का श्रेय करते थे बीरेश्वर जी, मतलब इस प्रश्न का हम सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को बीरेश्वर। चलिए 28 देख लीजिए। 28 आपके सामने प्रश्न है कि तर्कयते यदिस्मिन गृहे अग्निनियोत्सर्त्री, आलस्य कथा जो अलस कथा है इस पाठ की किसकी उक्ति है, मतलब किसकी युक्ति के द्वारा यह बात बोला गया है? ऑप्शन है पहले आलसी की, तीसरे आलसी की, दूसरे या फिर चौथे आलसी की। तो जो कथन आपके सामने है ये कथन कहा गया है दूसरे आलसी के द्वारा, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 देख लीजिए। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, दम आराम से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ताकि कल किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक संस्कृत भाषा के अनुसार उसका पति होता है। इस प्रश्न में हम सही बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 30 देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मतलब याज्ञवल्क्य जो है वो आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो उनके जो द्वारा जो शिक्षा दिया गया था वो अपनी पत्नी को दिए थे। याद रखेंगे, पाठ्य पुस्तक के अनुसार वो शिक्षा किसको दिए थे? पत्नी को दिए थे। और उनकी पत्नी का नाम अगर आपको याद होगा तो सवाल का आंसर मिला। नहीं पता, चलिए बताते हैं, मैत्रेयी को, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहां से भी कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य जो कि याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था?
तो मैत्री थे। मैत्री के पति का नाम क्या था? तो याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने किनको आत्म तत्व की शिक्षा दी? तो अपनी पत्नी को। देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनाए जा रहे हैं या बनाए जा सकते हैं। 31 देखते हैं। 31 आपके सामने प्रश्न है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी के द्वारा किस महाकाव्य की रचना की गई थी? तो 4 ऑप्शन यहां भी मिलेंगे। तो इसमें से मधुरा बीजम जो आपके सामने सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसकी रचना का श्रेय जाता है गंगा देवी जी को। 32 देखिए। 32 प्रश्न है कि अच्युत राय कहां के राजा थे? अच्युत राय जो थे वो कहां के राजा थे? तो अच्युत राय जो थे वो विजयनगर के राजा थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए, कहीं भी कोई कंजूसाई हम एग्जामिनेशन में आपसे नहीं चाहते हैं। 33 देखिए। स्वर्गा पर्वा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? स्वर्गा पर्वा मतलब स्वर्ग का और पर्वतों से घिरा हुआ महादेश कौन सा है? अपना देश कौन सा है? तो वो है भारतवर्ष। अर्थात इस प्रश्न का हम सही आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। 34 देखिए। 34 है कि सीमंत योनय किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए सीमंत नय जो है आपके सामने, नयन जो है वो किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ये अंतर्गत आता है जन्म पूर्व। आपके जन्म के पहले का ये संस्कार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको पता होगा कि संस्कारों को टोटल 16 भागों में बांटा गया है और 16 में से जन्म पूर्व का संसार आप जन्म पूर्व के पहले का जो संस्कार है वो आपके सामने है। 35 देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शैशव संस्कार कितने हैं? मतलब शिशु के अंतर्गत जो संस्कार होते हैं हम उसको कहते हैं शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कारों की संख्या कितनी है? तो शैशव संस्कार जो होते हैं उसकी संख्या 6 है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 देख लीजिए। संस्कार से भी 2-3 क्वेश्चन आपको एकदम परीक्षा में रहेंगे। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान विवाह के समय में होता है। तो कन्यादान संस्कार होगा विवाह के तहत, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 37 देखिए। 37 है नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो नीति पदोसा जो है, नीति श्लोका जो आपके सामने पाठ है वो अविश्वासी पर विश्वास करने का श्रेय जाता है अधम को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 देखते हैं। सुखावह क्या है? सुखावा क्या है? तो 38 का राइट आंसर होगा ये एक प्रकार की अहिंसा है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 39 देखते हैं। 39 का जवाब क्या होता है ये समझते हैं। मनोहर में कौन सी संधि है? अर्थात मनोहर कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये बनता है मना जोड़ हर। तो मना विसर्ग में आ गया, यहां पर विसर्ग आ गया तो हम कहेंगे विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 40 को देख लेते हैं। 40 है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? मतलब शब्द में प्रति आपको देख लेना है कि है कि नहीं। तो प्रत्येक प्रति से ही बनता है, ये तो है। प्रतिदिन ये तो दिख गया, एकदम प्रति ही मिल गया। प्रतियोगिता इसमें भी आपको प्रति दिख रहा है, लेकिन प्रभावम इसमें देखिए प्रति नहीं मिला। ये जो प्रति है ये नहीं मिला, मतलब यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मतलब 40 में राइट आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। 41 को देख लेते हैं। 41 है कि सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? सचिवानाम आलस्य का समस्त पद बताना है तो इसका समस्त पद आपका हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सचिवालयानम। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 42 को देखते हैं। 42 का जवाब क्या होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो पहला पद प्रधान होता है तो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव, ये तो हम बता चुके हैं। लेकिन पहला पद अगर संख्यावाचक हो, कोई संख्या का बोध करा दे, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द मिल गया त्रिभुवन, तब देखिए त्रिभुवन में त्रि जो है आपका पहला जो है शब्द, ये संख्या को डिनोट, संख्या को व्यक्त करता है। तो ऐसे समास द्विगु समास के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 43 देखते हैं। 43 का जवाब क्या होता है ये समझते हैं। प्रश्न क्या है? वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ऐसा
आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हुआ है आपादान कारक के कारण। आपादान जो कारक होता है जिसका चिन्ह होता है से, और ये से होता है अलगाव के क्षेत्र में। तो आपादान कारक का चिन्ह लगाया जाता है आपादाने पंचमी नियमानुसार, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 देख लेते हैं। 44 आपके सामने प्रश्न है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। क्रिया के आधार पर कौन सा कारक होता है आपको यह बताना है। तो क्रिया के आधार पर जो कारक होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। और इसका चिन्ह होता है में और पर, दो मुख्य रूप से इसके चिन्ह माने जाते हैं अधिकरण कारक के। काफी आसानी से हम आपके 45 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वयम किस शब्द का रूप है यह बताना है। तो वयम जो शब्द है यह आपका रूप है अस्मद का। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 46 को मिलाइए। 46 का जवाब क्या होता है यह थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। ज्यस्ति किस लकार का रूप है। ज्यस्ति जो आपके सामने है यह आपका सामने जो रूप है वो किसका है यह बताना है। लट का, लोट का, लंग का या फिर लिट का। तो 46 में हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा लिट का, ऑप्शन डी के साथ। चलिए जल्दी से यहां भी बढ़ चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 47 नंबर में। इसका जवाब ढूंढते हैं और बताते हैं इसका जवाब होता क्या है। किस पद में क्विन प्रत्यय है। कित जो प्रत्यय है यह बताना है। तो 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम। ऑप्शन ए के साथ चलिए इस प्रश्न को भी जल्दी से बढ़ा लेते हैं आगे। 48 देखिए। लघुतरम में कौन सा तदित प्रत्यय है। तो लघुतरम में जो प्रत्यय है वो आपका है तपम। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आएगा जो होगा 49 नंबर में। 49 को मिलाइए। 49 से क्या है कुमार प्लस कुमार जोड़ डिप में कौन सा पद है। प्लस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो कुमार प्लस डिप में जो प्रत्यय बनेगा या फिर पद बनेगा वो बनेगा कुमारी। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और चलिए हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चले हैं क्योंकि इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया था जिसका हम सबसे पहले आपको सटीक आंसर बता दिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी और इसके लिए आपको कोई भी फी नहीं देना होता है, नहीं चुकाना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे का लाल बटन देख लीजिए और उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। P1 में कौन सा प्रत्यय है। तो P1 जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है तो सत्री प्रत्यय है। ऑप्शन ए के साथ यहां इस प्रश्न में भी बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः सभी का एक बार हम स्वागत करना चाहेंगे। इसलिए सभी को वंदे मातरम।